मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल, और आप जानते हैं कि हमेशा की तरह मंगरुआ की चौपाल पर भाई ही बैठते हैं। कभी बड़े भाई बैठते हैं, कभी छोटे भाई बैठते हैं, लेकिन कभी कभी उम्र से पता नहीं चलता कि मंगरुआ बड़ा है कि भाई सब छोटा है। उन सब बातों को भूल जाइए। मंगरुआ आपको लिए चलता है छत्तीसगढ़ की ओर, और धान के कटोरे से दो भाई हमारे पास आए हुए हैं। दिल्ली दरबार में इधर उधर घूम रहे थे, धान का कटोरा लिए हुए। लोग कह रहा है कि यहाँ तो हाथ में कटोरे लेने की बारी आ गई है, और आप धान के कटोरे से आए हैं। जी, राज्य को जिस सोच के साथ बनाया गया था, और आज हम 20 साल के बाद जब छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं, तो इसको ऐसा कहा जा सकता है कि ये अमीर धरती के गरीब लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकारों ने अपना काम नहीं किया है, या जो नीतियां बनी, या जो अलग अलग तरीके से कार्यक्रम आए, मगर कहीं ना कहीं ये है कि हम जो आखिरी व्यक्ति है उस तक पहुंचने में आज भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं, जिसको हमें दूर करनी पड़ेंगी। जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ पूरे तरीके से सघन घने वनों से और बहुत ही पुराने जो हमारे आदिवासी जो भाई हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, जो वो है, उनके साथ ही काम करते रहे उनके। मगर आज भी हम उस जगह पहुंचने में हमें थोड़े से कहीं ना कहीं एक गैप आ गया है, जिसको दूर करने की आवश्यकता है। और इसको दूर करने में एक सबसे बड़ा बाधा ये बन रहा है कि हम चाह रहे हैं कि वो हमारी नीतियों रीतियों की तरफ मुड़ें, मगर अगर उन्हें हम अपनी नीतियों रीतियों की तरफ मुड़ना चाहते हैं, तो हमें ये होगा कि पहले हम उनकी बातों को समझें, और उनकी बातों को समझकर वो कैसे आगे जाना चाहते हैं और कैसे ले जाया जाना चाहते हैं, वो समझ के अगर हम उनके साथ चलें, तो शायद नीतियाँ हमारी सरकार को सफल होंगी। नीतियाँ बदलती है तो रीत बदलता है, जबकि पहले होता था कि रीत बदलती थी तो नीतियाँ उसी के हिसाब से बनाई जाती थी। लेकिन इन सब के बीच मंगरुआ परिचय कराना चाहता है। हमारे साथी हैं डी श्याम कुमार जी। छत्तीसगढ़ में आपको जिस इलाके में जाना हो, चाहे घनघोर जंगल में जाना हो, चाहे छत्तीसगढ़ के शहरी इलाके में जाना हो, कोई भी इलाका इनसे छूटा नहीं है। और रमेश जी हमारे साथ हैं। नाम के आगे भी कुछ है, लेकिन मंगरुआ भूल गया जी, अपना नाम बताएं। बी.आर. रमेश। हाँ, बी.आर. रमेश जी हैं जी। वो सब ठीक है, जैसी रीत होती है वैसी नीत होनी चाहिए। लेकिन आजकल तो जैसी नीति है उसी के हिसाब से लोग वो रीत बना लेते हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर क्या देखते हैं, कैसी नीतियां हैं और रीत क्या चल रहा है? देखिए, अभी तक हमारे यहाँ जो चौथी सरकार अभी आई है, और जब नई सरकार बनी थी, मैं पांचवी बोलना चाहिए, पहली कांग्रेस की थी, वो बहुत अल्प समय के लिए थी। उसके बाद फिर बीजेपी की 3 टर्म का शासन था, फिर कांग्रेस, और अभी फिर बीजेपी आई है। तो छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छे से संवारा गया है, बनाया गया है। बहुत अलग अलग जगहों पे जहाँ की जो चीज़ें हैं, जहाँ वो जैसे कोई जगह अगर अपने मेडिसिनल पौधों के लिए फेमस है, उनके लिए वहाँ किया गया। कहीं अगर वहाँ खदानें हैं तो उनको इस तरह से उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट तो किया गया है। प्लानिंग बहुत अच्छी है, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है। उसका सबसे बड़ा परिणाम यह है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी एक समस्या जो बहुत पूरे देश में है, तो अगर आप छत्तीसगढ़ के आंकड़े निकाल के देखते हैं तो हमारे यहाँ वैसा नहीं है। हमारे यहाँ काम मिल जाता है। ये अलग बात है कि काम अपर है, लोअर है, बट सबके हाथ में एक काम जरूर है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक खाली घूमते नहीं हैं, कुछ ना कुछ उनके हाथ में कुछ ना कुछ चीज़ें आई जाती हैं। दूसरा, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा काम चल रहा है, हर जिलों में स्किल डेवलपमेंट के लिए जो काम हो रहा है, सरकार लगातार प्रयासरत है। किसी को ड्राइविंग या किसी को प्लम्बिंग, तो उसमें उन्होंने पहले 8वीं तक रखा था, फिर 10वीं किया, फिर बाद में उन्होंने कहा कि अगर कोई गांव वाले बच्चे हैं वो सीखना चाहते हैं तो उनको सिखाया जा रहा है। और हमारे यहाँ की कई सारी लड़कियां हैं जो नर्सेस बन रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत अच्छी हैं, मगर अभी भी और ज़्यादा प्रयास करने की और बहुत ज़्यादा
एक मतलब क्या सार्वभौमिक नीति बनाने की जरूरत है, जो पहले शहर से लेके गांव तक सबके साथ एक अच्छे ढंग से वो तालमेल बिठा के चल सके। पार्टिसिपेशन मैंने काम तो हो रहा है, लेकिन पार्टिसिपेशन का स्तर क्या है? मैंने अंत्योदय की बात ही हम कर रहे हैं या वास्तव में छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल इलाका है तो इन सब योजनाओं में आदिवासियों का पार्टिसिपेशन भी देखते हैं? जी हाँ, ये अभी जो मेरी आपसे बात हो रही थी मैं आपको वहीं ले जा रहा था कि जो जब तक हम किसी भी कम्युनिटी से या किसी भी समाज से या किसी भी ग्रुप से ये बातें नहीं पूछेंगे कि भाई आपको क्या पसंद है और आपको कैसे ले जाना चाहते, हम आपको आगे कैसे ले जा सकते हैं, हो सकता है वो कुछ ऐसा बताएं कि जो सरकार के रीति नीति के खिलाफ हो या वैसे लाइन पे नहीं आती हो, बट तभी हमें उन्हें समझाना है कि भाई ये चीज़ें ऐसे जाएंगी। ये जो एक गैप ऑफ संवाद का जो एक थोड़ा सा गैप है, अगर इसको हम मतलब पूरा करें तो हमारे यहाँ बहुत सारी नीतियाँ आएंगी। जैसे देखिए, जब अजीत जोगी जी थे तो उन्होंने एक गांव-गांव में डबरी बनाने की योजना चालू की थी। वो जो डबरी क्या था, छोटे सी जगह पे एक अच्छा खासा गड्ढा बनाया जाता था और जो बारिश का पानी उसको जमा किया जाता था तो रिचार्ज होता था। ऐसी चीज़ें होती थी। फिर जब रमन सिंह जी आए उन्होंने कुछ चीज़ों को लाया लेके आए, फिर भूपेश बघेल जी आए उन्होंने गोबर को सेल करके फिर वो करने का काम किया। अभी हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, उन्होंने अभी आदिवासी जनजातियों के लिए तो ऐसा कर दिया है कि पूरे रास्ते आदिवासी जनजातियों की ओर खोल दिए हैं। तो अगर अभी भी हम 20-22 साल बाद उनके साथ लगातार संपर्क में और उनको हम आगे लाना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी बातचीत उनके साथ करनी पड़ेगी, उनकी भागीदारी थोड़ी सी हमें जगह देनी पड़ेगी। भूपेश बघेल के समय एक योजना गांव में चली थी, गांव में देवकुल और गोकुल बनाने की बात, आप शायद ज़्यादा जानते होंगे श्याम जी, क्या था वो? नहीं, वो ये था कि जैसे उसका एक देवगुड़ी और देवगुड़ी जो होता है वो आदिवासी अपने मंदिर को बोलते हैं देवगुड़ी। गुड़ी का मतलब अगर हम उसका अपभ्रंश लें तो आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु साउथ में पूरा गुड़ी मतलब एक जगह है ना, जहाँ की भगवान को रखा है, वो गुड़ी है, उसको गुड़ी बोला जाता है। हमने देव लगा दिया, देव ना भगवान का घर। एक तरह से हर गांव के अपने ग्राम देवता होते हैं। छत्तीसगढ़ में डी श्याम कुमार के सौजन्य से मंगरुआ घूमता रहा है तो हर गांव में देवगुरु ही है और उस देवगुरी पे लोग जुड़ते हैं, लेकिन तमाम तरह की सामाजिक योजनाओं की भी चर्चा होती है। हाँ, एक सबसे अच्छा फैक्टर यह है कि हमारे से गांव में छत्तीसगढ़ में, और मुझे लगता है शायद ये हर गांव में है कि किसी भी गांव के लिए कोई योजना आती है तो बाकायदा सरपंच या सरपंच के साथ उन चीज़ों को बात होती है, बताया जाता है कि भाई आपको ये किया जा सकता है, आपको ये बताया जा सकता है। मगर क्योंकि हम सामाजिक क्षेत्र में और समाज के लोगों के साथ काफ़ी सामाजिक विज्ञान के रूप में भी काम कर रहे हैं तो हमेशा ये लगा है कि शायद योजना तो है, पीड़ित भी है, सरकार भी मदद करने को तैयार है, मगर इन तीनों का संबंध आपस में इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि इसको ठीक ढंग से ना उनको समझा पाया गया है, ना उसको समझ में आया कि मेरा एक सहारा है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। कोरोना में जिन भी बच्चों के माँ या बाप या घर के किसी मतलब बड़े का जो उनकी वजह से अगर वो मतलब अनाथ हो गए हैं, उनके लिए सरकार ने एक बहुत शानदार योजना बनाई थी कि उनको हम पैसे से भी मदद करेंगे और उनकी पढ़ाई वढ़ाई का भी खर्चा उठाएंगे। मगर आज भी देखा जा रहा है कि कुछ बच्चे आज भी हैं जिनको वो मदद नहीं मिल पाई है। तो कारण यही है कि उन तक वो चीज़ नहीं पहुँच पाई या पहुँचाने वाला कोई नहीं है, तो इसको थोड़ा और आगे लाने की जरूरत है। तो राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपये भेजते हैं 15 पैसे ही पहुंचता है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि नहीं, हर व्यक्ति का खाता होगा और हर व्यक्ति के खाते में ही डायरेक्ट केंद्र का पैसा पहुंचेगा। लेकिन खातों के संचालन और योजनाओं की समझ के स्तर पे भी एक गैप होता है कि जिसको तक योजना पहुंचनी है उसको योजनाओं की समझ नहीं है और जो समझाने वाला है उस तक जाना नहीं चाहता। जी, मगर इसके बीच में देखिए, ये एक बहुत अच्छा काम हुआ था जब भी ये पंचायत की अवधारणा की गई और सरपंचों की जो बात की गई। हर सरपंच के पास एक विशेष व्यक्ति सहायक के रूप में रहते हैं, जिसे पंचायत सचिव कहा जाता है। वो पंचायत सचिव जो है वो एक ऐसे सेतु का काम करता है कि वो उनकी पूरी मदद करने के लिए तैयार रहता है। और वो जो सचिव की जो बात है उसे जिला प्रशासन या ब्लॉक प्रशासन या राज्य प्रशासन को मानना है, क्योंकि वही बेसिक अधिकारी है उन चीज़ों को सामने लाने के लिए।
तो अच्छा, एक बात और भी हो सकता है कि सामने वाला जब अपनी कहानी बता रहा हो वो कहीं से कोई गैप छोड़ दिया हो, या इनके पास ऐसे कुछ कागजात हैं या कुछ चीज़ें हैं, वो जो गैप्स हैं उन गैप्स को थोड़ा निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो गैप्स को भरने में हमेशा तकनीक काम आता है। हमारे रमेश जी जो हैं तकनीकी विशेषज्ञ, आप अपने स्तर पे छत्तीसगढ़ को कैसे देखते हैं, क्या समस्या देखते हैं? जी नमस्कार। 24 वर्ष हो गए छत्तीसगढ़ को बने। इन 24 वर्षों में राज्य ने स्वयं का तकनीकी स्तर पर उन्नति की है, और राज्य बनने से पहले मध्य प्रदेश के साथ में जो उन्नति नहीं हो रही थी, सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्य बनने की घोषणा होने के बाद वहाँ पर हर राज्य का पर जो माइनिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों का कारखाने लगाकर उन्नति हो रही है। इससे वहाँ के मूल निवासियों का रोजगार मिल रहा है, और तकनीक के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति हो रही है। और एक नया आयाम जो है भारतवर्ष में इस्पात के क्षेत्र में एक अलग ही उभरता हुआ नाम है छत्तीसगढ़। इसमें निजी कंपनियों का भी बहुत योगदान है, और भारत सरकार की भी कंपनियां चल रही है, और पावर सेक्टर में तो छत्तीसगढ़ पूरे भारत में नंबर 1 है। और सरकार की भी योजनाएं चल रही हैं, अच्छी योजनाएं हैं, और फिर भी अभी तकनीकी रूप से वहाँ के मूल निवासी उतने पारंगत नहीं हुए हैं उन्नत तकनीक को संचालित करने के लिए, जो कि अन्य राज्यों से आके कर रहे हैं। तो मिला जुला चल रहा है, और खनन में कोयला हो गया, इस्पात हो गया, कच्चा लोहा हो गया। कौशल विकास माने कौशल और कौशल के विकास के बीच में एक गैप है। कौशल विकास की बात तो हम जरूर करते हैं, लेकिन ग्रामीण समाज पहले से ही कौशल रहा है। तो एक जो नया कौशल है और जो हमारा पुरातन कौशल था, दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य बना के कुछ किया जा सकता है? देखिए अभी क्या हो रहा है कि अब देखें कि अचानक हम लोग 5, 7, 10 साल से अचानक हमारे बीच में फ़ोन आ गया जिसको स्मार्ट कह दिया गया। स्मार्टफोन, वो फ़ोन को सब कुछ मालूम है, हमसे ज़्यादा उसको मालूम है। उसकी एंट्री ऐसी हुई कि वो घर घर के अंदर पहुंच गया। अब क्या हुआ है कि जो गांव के लोग हैं उनके पास भी वो फ़ोन है, शहर के पास भी है, और बड़े लोगों के पास जो भी चीज़ें हैं, वो एक कनेक्टिविटी, एक सेतु का काम एक आपस में उसका वो कर रहे हैं। मगर आज के समय में जो हमारे यहाँ हर ज़िले में कौशल विकास योजना जो चल रहा है, उसको और ज़्यादा तरीके से सामने लाने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे युवा हैं उस बारे में जान सके। जैसे हमारे यहाँ की कई सारी लड़कियां हैं, उनको एक नॉर्मल मिडवाइफरी वो का ट्रेनिंग दिया जाता है, या होटल में जो सपोर्ट स्टाफ के रूप में उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, कम से कम वो एक स्टेप आगे बढ़ रही हैं, और जैसे ही वो उस दुनिया में प्रवेश करती हैं तो अचानक उसको बहुत सारे मैंने द्वार दिखते हैं, नए आयाम खुल जाते हैं। वो बहुत सारी चीज, और वही लड़की जब 3-4 साल बाद देखते हैं तो जब वो आपसे अंग्रेजी में बोलती है कि गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, हम उस बार मिले थे, तो फिर लगता है कि हाँ, ये बच्ची को जहाँ तक पहुँचना था ये लगातार अपने पद पर असर है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे होंगी जरूर, मगर बहुत कामयाब तरीके से। हेलो सर, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग कहने के चक्कर में परंपरागत जो छत्तीसगढ़ का जो जिस गांव से चली थी और वहाँ की जो ओरिजिनल भाषा है उसके उन्नयन के लिए क्या हो रहा है? नहीं देखिए, अब छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति कभी आएगा आपके पास, या अगर आदिवासी बहुल क्षेत्र से आएगा, बोलेगा भैया जोहार या जय जोहार, माने वो उनका पारंगत है। बाकी फिर पूरी चीज़ें अंग्रेजी में होंगी। और अगर छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति आता है तो फिर वो तुरंत आपके पैर छुएगा, भैया नमस्कार, वो पहले तो यही होगा। तो इसका मतलब वो अपने संस्कार और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बाकी का जो है, आज भी देखिए एक बहुत बड़ा वो है कि बहुत सारे लोग शहरों में नौकरी करते हैं, मगर जैसे ही कोई पर्व या त्यौहार होता है तो शहर आधे खाली हो जाते हैं। उसका मतलब ही यह है कि उस अपने गांव में, अपने रूट्स में जाके वो अपनी त्योहार को बना रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है कि हमारी। और अंत में मैं उसी पे आना चाहता हूँ कि देखिए, आपने विकास की इतनी सारी गाथा कह दी, नीतियों की, रीतियों की, लेकिन इन सब के बावजूद पलायन कितना रुका? आज भी अभी आपने जस्ट कहा कि जैसे ही पर्व त्यौहार आता है गांव
खिल उठता है। लेकिन बाकी जिलों में तो गांव से पलायन बदस्तूर जारी है। वो छत्तीसगढ़ के गांव से रायपुर भी होता है, बिलासपुर भी होता है, दिल्ली भी होता है, मुंबई भी होता है, पंजाब भी होता हाँ, है। मैं उसको रोकने के लिए मैं ये क्या? नहीं कहूँगा कि पलायन हमारे यहाँ पूरी तरह ख़त्म हो गया है, मगर ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते, एक सामाजिक विज्ञान के विशेषज्ञ होने और काफ़ी चीज़ों को देखने के, कि जो 2000 में स्थिति थी और 2024 में जब हम आप बैठ के बात कर रहे हैं, ये आधे से भी बहुत कम हो गया है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि हर गांव में एक रजिस्टर रखवाया गया है सरपंचों के पास, जिसमें उनको ये लिखना है कि कौन गांव के बाहर गए, कितने दिनों के लिए गए, क्या करने के लिए गए। और कई बार ये कोशिश की जाती है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मनरेगा है। अगर मनरेगा में उनको काम गांव में मिल रहा है तो फिर उनको बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर इसमें बहुत ज़्यादा कटौती आई है, इस बारे में बोलता हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह खत्म है, बहुत कमी आई है, बहुत कमी है। तो अंत में डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा रामजाल मुंडा की नतनी हैं और हमारी मित्र रही हैं। आजकल रांची के किसी रांची विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हैं, मानव शास्त्र की प्रोफेसर हो गई हैं। एक बार प्रभात खबर के दफ्तर में बैठे हुए झारखंड स्थापना दिवस पे मगरुआ एक्सपर्ट से बात कर रहा था, तो डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा को फ़ोन लगाया और कहा कि सरकार तो आपको मुख्य धारा में लाना चाहती है, यानी मेन स्ट्रीम। डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा ने कहा कि संतोष जी, मेन स्ट्रीम होता क्या है? हम जिस धारा में हैं वही मुख्य धारा है। बहुत सही, यही हमारा है। तो परंपरागत सोच के साथ नवीन चीज़ों को लेके छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। भाई हमारे डी श्याम कुमार जी छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में घूमते रहते हैं। रमेश जी अपने तकनीकी के जरिए उनको सहेजते समेटते हैं। आगे भी इनसे बात होते रहेगी और मगरुआ इसी तरह चौपाल सजाएगा और जल्दी फिर छत्तीसगढ़ में भी मिलेंगे। धन्यवाद।